नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर को, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और हम बात किए थे अपने लास्ट वीडियो में कि किस तरह आसियान और यूरोपीय संघ ने अपने क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास किया और बहुत अच्छी कानून व्यवस्था को कायम रखा। तो अब हम बात कर रहे थे चीनी की अर्थव्यवस्था, यानी किस तरह चीन में अर्थव्यवस्था लागू हुई और जो चीन 1950 तक कुछ नहीं था, वो अचानक क्या कारण था कि आज वो इतना ज़्यादा डेवलप है और इतना तरक्की कर चुका है। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चीन ने क्या किया कि पूंजीवाद से रिश्ते तोड़ दिए और साम्यवाद से रिश्ते जोड़ लिए। और जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं ना, तो हमारा सीधा मतलब अमेरिका और उसकी अर्थव्यवस्था से होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि चीन ने क्या किया था कि अमेरिका से रिश्ते तोड़ लिए और किसकी तरफ बढ़ गया था, तो समाजवाद की तरफ बढ़ गया था, साम्यवाद की तरफ बढ़ गया था। तो अब क्या था कि चीन के पास जो संसाधन थे, उनसे ही गुजारा करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि वो कोई भी सामान जब आयात करना होता था तो वो चीन से मंगवाते थे। अब चीन तो था नहीं, तो वो किससे करते? वो अपने ही देश में उन चीज़ों का धीरे धीरे उत्पादन करने लगे थे। तो उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इस कारण उनको ये करना पड़ा था। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत से खेती की और खेती से जो पूंजी निकलती थी, यानी खेती से जो पैसा आता था, जो फायदा होता था उन्हें, उसी से वो अपने ही देश में छोटे छोटे उद्योगों को लगाने लगे थे। ऐसे में क्या होता था कि वहाँ की जो जनता है, उनको बहुत अच्छे रोजगार के मौके भी उपलब्ध हो रहे थे, यानी उनको रोजगार मिल रहा था। और क्या हो रहा था इसका एक फायदा कि रोजगार भी मिल रहा था और उनकी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे विकास भी हो रहा था। यानी उनका जो विकास दर था वो उस वक्त 5 से 6% तक था, यानी 5 से 6% तक चीन की अर्थव्यवस्था डेवलप कर रही थी। लेकिन एक नुकसानदायक पहलू भी था उस वक्त का कि जैसे जैसे उसकी अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी, ठीक उसी तरह उसकी जनसंख्या भी विकास कर रही थी। यानी जो 5 से 6% अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी, तो वहीं 2 से 3% वहाँ की जनसंख्या भी विकास कर रही थी, जो क्या था उन लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक था। तो क्या किया गया, उसे रोकने के लिए वहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए कि किस तरह वो क्या करे, अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करे और अपने देश को फिर से विकास कर पाए। क्योंकि देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है ना, तो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से उन पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। और यही कारण था कि वहाँ पर कुछ फैसले लेने ज़रूरी हो गए थे। तो चलिए हम देखते कि कौन से फैसले थे जो चीन ने लिया था। देखिए, क्या हुआ था कि 70 के दशक में वहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। जो ईयर है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 1970 के दशक में क्या हुआ था कि वहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। 1972 में अमेरिका से संबंध सुधारे गए। हमने अभी क्या पढ़ा था कि चीन ने क्या किया था कि अमेरिका से संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति क्या हो रही है, थोड़ी गड़बड़ा रही है, तो उन्हें लगा कि अब उनको फिर से अमेरिका से क्या करने चाहिए, संबंध को सुधार लेने चाहिए। ऐसे में चीन अमेरिका से फिर से संबंध सुधारने की कोशिश करने लगे। उसके बाद 1973 में चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया। देखिए, चाउ एन लाई जो थे वो वहाँ के प्रीमियर थे। जिस तरह हम भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उसी पोस्ट को चीन में हम प्रीमियर कहते हैं। तो उस वक्त के प्रीमियर कौन थे, तो चाउ एन लाई थे। कब के, तो 1973 के। उन्होंने 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया, यानी उसमें बहुत नई चीज़ों को अपनाया और जो पुरानी चीज़ें थी तो उसमें कुछ बदलाव किए। जैसे वो क्षेत्र हम देख लेते हैं। पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग, फिर सेना और चौथा जो है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों का निजीकरण किया गया और वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, धीरे धीरे से विकास करने लगी। लेकिन फिर भी ये सब तो कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो चीन की अर्थव्यवस्था में विकास करने का है, वो है 1978 में मुफ्त द्वार की नीति। हमने आपको बताया है, लास्ट वीडियो में भी बहुत बार बताया आपको कि चीन ने क्या किया था, 1978 में मुफ्त द्वार की नीति अपनाई थी। और सबसे बड़ा कारण चीन की अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी से विकास करने का यही है। अब हम बात करते हैं कि चीन ने शॉक थेरेपी तो नहीं अपनाई थी। रुकिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चीन ने शॉक थेरेपी तो नहीं अपनाई, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था में चरणबद्ध तरीके से खोला। यानी
हम आपको बताए थे कि क्या होता है शॉक थेरेपी। जैसे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो रूस आदि देशों ने क्या किया था, शॉक थेरेपी को अपनाया था। यानी उन्होंने अचानक से साम्यवाद से रिश्ते तोड़कर पूंजीवाद की तरफ वो लोग बढ़ गए थे, जिससे क्या हुआ, उनकी व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। यानी रूस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस वक्त। लेकिन चीन ने भी वही काम किया। लेकिन देखो, ये एक बार में नहीं हुआ चेंज। इन्होंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से नई नई चीज़ों को अपनाया, नई नई चीज़ों का निजीकरण किया। इससे क्या हुआ, इसको बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे इन्होंने कृषि का निजीकरण कब किया, तो 1982 में उन्होंने खेती का निजीकरण किया, यानी कृषि का। फिर 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने पूंजीवाद तो अपनाया, लेकिन क्या किया, उसको एक बार में नहीं अपनाया, उसे धीरे धीरे करके अपनाया, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होते गया। फिर 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। यानी चीन जो है वो 2001 में क्या है, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। तो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो बहुत सारे बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन में चीन कब शामिल हुआ, या फिर खेती का निजीकरण कब किया गया, उद्योग का निजीकरण कब किया गया, या फिर पूछ सकता है 1973 में वहाँ के प्रीमियर कौन थे, या फिर प्रीमियर किसे कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है, और जो भी आपको यहाँ पर अभी याद नहीं हो रहा है उसे आप नोट करते जाओ। नोट करने से क्या होगा, आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे और देखिए, हम बात करते हैं पहले कि भारत और चीन के संबंध के बारे में, यानी हमारे और चीन के संबंध कैसे हैं। देखिए, आज जो चीन का हमारे साथ संबंध है वो उतना अच्छा नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि पहले क्या था, चीन से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। ऐसा नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। मतलब इतना ज़्यादा हमारे रिश्ते मजबूत थे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भाई भाई की तरह रखते थे। बहुत ही ज़्यादा हमारे रिश्ते अच्छे थे। तो क्या हुआ अचानक कि हमारे बीच दूरियां आ गई। तो देखिए, आपको पता होगा हमारा और चीन का एक युद्ध हुआ था 1962 में, जिसको इंडो चाइना युद्ध कहते हैं। और इसमें चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और मैं बताती हूँ कि वो युद्ध हुआ क्यों था। देखिए, दरअसल क्या हुआ था कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे में क्या हुआ, वहाँ के जो धर्म गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांगी। भारत ने शरण दे दी। और अब आपसे पूछा जा सकता है कि शरण कहाँ दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला। ये ध्यान में रखिए, धर्मशाला वो वाला धर्मशाला नहीं है, इस जगह का नाम धर्मशाला है। तो वहाँ पर क्या किया, इसे हमने जगह दे दी दलाई लामा को। अब चीन को क्या लगा कि भारत क्या कर रहा है, उनके दुश्मन को अपने देश में पनाह दे रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, उनके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। और इसलिए चीन ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में बता दिया। ऐसे स्टोरी टाइप का क्या होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो देखिए, और क्या कारण है कि हमारे बीच दूरियां आई, तो सीमा विवाद है। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा विवाद है, इस कारण भी हमारे बीच दूरियां हैं। और आपको ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है वो है नेफा। तो कई बार पूछा जा सकता है कि नेफा का नया नाम क्या है, या फिर अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। फिर है चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। हमने अभी आपको बताया कि इस बीच क्या हुआ था, इसी कारण क्या हुआ था कि हमारे बीच युद्ध हुआ था। फिर है पंचशील समझौता। देखिए, अब मैं पंचशील समझौते के बारे में आपको बताती हूँ। क्या हुआ है, हमारे और चीन के बीच एक बार समझौता हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ था। और इसमें क्या था, हमने 5 समझौते किए थे। इसमें कुछ समझौते जो शामिल है 5, वो हम यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन पहले हम बताते हैं कि उसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। तो जो पंचशील समझौता है उसमें भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, और चीन की तरफ से थे चाओ एन लाई। ठीक है, तो वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और वो वहाँ के प्रीमियर थे। तो इन दोनों ने इस पर हस्ताक्षर कर कर इस समझौते को स्वीकृति दी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये समझौता डायरेक्ट एक बार में नहीं किया गया था। इससे पहले एक बार क्या की गई थी, हमारे बीच इसको लेकर एक बार मीटिंग भी की गई थी। और मीटिंग का डेट आपको याद रखना है 31 दिसंबर 1953। तो इसमें क्या हुआ था, हमारे बीच पंचशील समझौता को लेकर बात हुई थी, और फिर हस्ताक्षर हुआ था 29 अप्रैल 1954। लेकिन यहाँ पे देखो डेट में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैंने आपको बता दिया है कि ये
29 अप्रैल है, तो याद रखना 29 अप्रैल, नोट अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इन समझौतों में शामिल क्या है। तो पहला है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करेंगे, यानी हम और चीन क्या करेंगे, एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान करेंगे। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी हमने ये समझौता भी किया था कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और समानता भाव रखेंगे एक दूसरे के लिए। फिर है शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। देखिए यहाँ पर ये गलत है, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। और यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे। और क्या है, जो लास्ट 5 समझौता था वो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। और चीन को क्या लगा था कि भारत ने क्या किया था, दलाई लामा को शरण देकर चीन के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की और इसी कारण उन्होंने हम पर आक्रमण किया था। तो आपको अच्छे से पंचशील समझौता समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या करना है, याद करना है और कॉपी में लिख लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं भारत और चीन के संबंध में सुधार, यानी जब हमारे संबंध खराब हो गए तो क्या है, उसको सुधार लाने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे देखो, जब 1962 में हमारा युद्ध हो गया था ना, तो इसके बाद बहुत लंबे समय तक संबंध बिल्कुल समाप्त रहे, यानी अच्छे बुरे भी हम नहीं कह सकते, बिल्कुल समाप्त रहे थे। फिर क्या हुआ, 1970 में 1970 के दशक में चीन के राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव आया और भारत और चीन के संबंध सुधारे गए। यानी क्या हुआ था, वहाँ की सरकार कब चेंज हो गई थी, तो 1970 में चेंज हुई थी, वहाँ की सत्ता चेंज हुई थी। फिर जो नई सरकार आई थी उन्होंने क्या किया था, भारत से संबंध सुधारने के प्रयास किए थे। अब देखिए क्या हुआ था, जब 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बात शुरू की गई थी, और हमारे बीच जो सीमा विवाद है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में, उस विवाद को सुलझाने के लिए बात कब शुरू की गई थी, तो वो 1981 में शुरू की गई थी। फिर है राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। तो राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया था, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। फिर संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए, यानी क्या है कि जो संबंध हमारे खराब हो गए थे उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। 1999, ठीक है, 1999 में चीन से व्यापार 30% सालाना बढ़ रहा है, और हमारा जो 1999 है तब से हमारे और चीन के बीच क्या है, जो व्यापार है वो 30% क्या है, सालाना बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है। दोनों विभेद वाले मुद्दों को बातचीत से सुलझाने का फैसला लिया गया। हमारे बीच जो दोनों विभेद वाले मुद्दे हैं उनको क्या किया गया है कि बातचीत से सुलझाने का फैसला लिया गया है, यानी हम इसको लेकर अब युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर सारा खत्म हो जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके बारे में, आपके क्वेश्चंस के बारे में आपको फिर से डिटेल में बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अभी कोरोना वायरस है, सो बाहर नहीं जाना है।